डूम के पास तलवार है, सोनी वाले मानने को तैयार नहीं है, बैटमैन 2 डिले हो सकती है। एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं। शुरू कर लेते हैं बैटमैन 2 के साथ में ही। बैटमैन 2 जो अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है वो मे भी डिले हो सकती है। इस बात का फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी फिल्मिंग जो शुरू हो जानी चाहिए थी वो अभी तक हुई नहीं। I mean, इसका प्री प्रोडक्शन वगैरह भी स्टार्ट होना था एंड फिर इसकी जो मेन प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो अप्रैल के आसपास शुरू होती है, लेकिन उसको डिले करके अब मई में कर दिया गया है। इसके पीछे क्या रीजन है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी है इसके नाम को लेकर। इसका वर्किंग टाइटल है वेंजेंस 2 एंड इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि ये लोग धुरंधर वाले रास्ते पे चल के पार्ट 2 का नाम रिवेंज जैसे रखा उन्होंने वेंजेंस रख देंगे, तो नहीं। बैटमैन 1 जो थी ना उसका वर्किंग टाइटल वेंजेंस था, तो इसका वेंजेंस 2 है। दे लाइक सेटल होके क्या करना है, 3 ही तो बैटमैन पिक्चर बनाने का मौका मिला है, जिसमें से तीसरी बनेगी कि भी नहीं पता नहीं। डायलॉग बोल रहा है वही नाम रखो। फिर मैंडलोरियन एंड ग्रोगू जो मूवी आ रही है उसका एक नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जो कि देखने में काफी मजेदार था। और इसमें मैंडो का पता नहीं कौन सी बार हेलमेट उतर रहा है। पिछली बार जब उतरा था तो तालाब में जाके डुबकी लगाई थी, कितनी बार डुबकी मारेगा भाई। थॉर प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ का कहना है कि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद भी हम लोग थॉर को देखेंगे अ कपल ऑफ टाइम्स मोर, उनके खुद के शब्दों में। और ना कहते हैं कि इनके पास थॉर के साथ कुछ यूनिक करने का आइडिया है। कोई इनको याद दिलाओ कि पिछली बार जब थॉर के साथ कुछ यूनिक किया गया था तो इन भाई साहब का करियर खत्म होते होते बचा है। और इससे ज्यादा है कि तुमको पॉकेट ब्रोकर के बारे में तो याद होगा ही। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर्स मार्केट को समझने और ट्रेडिंग टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी का एक और नया फीचर है अल्ट्रा ट्रेड। अल्ट्रा ट्रेड एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो कि पोटेंशियल लॉस को लिमिट करने में हेल्प करता है अगर मार्केट प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ना जाए तो। अगर ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो प्लेटफॉर्म रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन इस फीचर के लिए प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस के अवेलेबल जेम्स में जाकर के एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे टूल्स ट्रेडिंग डिसीजंस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। और अगर तुम प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहते हो तो पॉकेट ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। ईमेल, गूगल या फेसबुक के थ्रू तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर साइन अप करते टाइम तुम मेरा ये वाला कोड यूज करोगे तो तुमको पहले डिपॉजिट पे कुछ साइन अप बोनस भी मिलेगा। डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि क्रिप्टो, बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट्स जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लेटफॉर्म 24/7 सपोर्ट और 130+ इंडाइसेस प्रोवाइड करता है, जिसपे करेंसी पे स्टॉक्स, इंडाइसेस और क्रिप्टो भी शामिल है। तो पॉकेट ब्रोकर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, साइन अप करते टाइम मेरा ये वाला कोड यूज करना मत भूलना साइन अप बोनस के लिए। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना और उतना ही इन्वेस्ट करना जितना तुम खुद मैनेज कर सकते हो। फिर ना सेबेस्टियन स्टैन जो बकी का रोल प्ले करते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप तो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट साइन करते जा रहे हो, जिस टाइम पे आपको सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग करनी है, तो क्या सीक्रेट वॉर्स में नहीं हो क्या? तो कहा देखो, आई हैड अ वेरी गुड टाइम वर्किंग विद RDJ और वो बहुत ही बढ़िया एक्टर है और मेरे कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी होना है उसका जवाब आपको डूम्सडे के एंड में मिल जाए। भाई यार, छुपानी होती है सब चीजें, छुपाने की होती हैं। जेकब एलॉर्डी जो कि अभी रिसेंटली फ्रैंकेनस्टाइन मूवी में देखे गए थे, ऐसा कहा जा रहा है कि मार्वल वाले उनके ऊपर नजर डाले हुए हैं अपनी न्यू जनरेशन ऑफ एक्समैन को आगे बढ़ाने के लिए। शायद मार्वल ने फाइनली ये चीज क्रैक कर ली है कि उन्हें फीमेल ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, क्योंकि एंड गेम के बाद जो कुछ भी उन्होंने किया वो तो काम किया नहीं। तो उन्होंने अब जेकब एलॉर्डी के ऊपर अपनी नजरें तान ली हैं, जो कि उनकी नई जनरेशन ऑफ एक्समैन को लीड कर सकते हैं, प्रोबेबली एज साइक्लॉप्स। आई मीन, आई कैन टोटली सी हिम बीइंग अ वुल्वरीन, लेकिन लास्ट टाइम आई चेक्ड ह्यू जैक हे सीरी, ह्यू जैकमैन की एज कितनी है? भी नहीं बता पा रही, 90 का तो नहीं हुआ वो। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 अभी ना आया हो, लेकिन सीजन 3 को लेकर खबरें मिलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि डारियस कार्डेपेन जो इसके शो रनर है, उन्होंने कहा कि सीजन 3 में वो लोग फाइनली फिस्क और उसका जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उससे मूव ऑन कर पाएंगे। मतलब सीजन 2 में उसका खत्म हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा उस कहानी का। मतलब मरेगा नहीं वो, वो उसकी कहानी कंप्लीट होने वाली है। ये जो पूरा एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है ना वो। और सीजन 3 में ये लोग जो फ्रैंक मिलर वाला एरा है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रीट लेवल जाना पसंद करते हैं चीजों के साथ। थोड़ा गलत हो गया, लेकिन मतलब यू नो व्हाट आई मीन, एक्चुअली यू डोंट। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो सीजन 3 की फिल्मिंग ये लोग शुरू करने वाले हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर उनको अगले साल रिलीज करना है तो उनको इस टाइम पे फिल्मिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रोबेबली 8-9-10 एपिसोड्स का होगा, अभी क्लैरिटी नहीं है इस चीज पे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये शायद मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करेगा, क्योंकि डूम्सडे हो चुकी होगी, सीक्रेट वॉर्स के बीच में आएगा, तो ऐसा बोला जा रहा है। ऑल्दो आई सीरियसली डाउट दिस विल हैपन, बट फिर भी जो है वो बता दे रहा हूं। फिर पनिशर जो है फाइनली अपने कॉमिक बुक वाले वॉर मशीन सूट में देखने को मिल सकता है। इफ यू डोंट नो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन कॉमिक बुक्स में एक बहुत ही एपिक है चीज जब पनिशर वॉर मशीन का सूट वगैरह पहनता है। इट्स लाइक यू हैव टू बी देयर, यू कैन नॉट मिस इट। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। और वो आई जस्ट होप कि ब्रांड न्यू डे में उसकी हल्की फुल्की टीज दी जाए, ऐसी वाली नहीं। Next time, baby. ऐसी नहीं। फिर
स्वागत है आपका साप्ताहिक वार्नर ब्रदर्स नेटफ्लिक्स पैरामाउंट की वो जो पूरी कहानी चल रही है। तो इसके साथ में क्या हुआ है ना कि वार्नर ब्रदर्स वाले जो है वो बेचना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स के टैड सारंडॉस ने अपना एक प्लान भी दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हम 45 डे की थिएट्रिकल विंडो देंगे जिसमें पिक्चर 45 डेज तक थिएटर्स में रहेगी, उसके बाद उसको डिजिटल रिलीज देंगे, उसके बाद वो स्ट्रीमिंग पे जाएगी HBO मैक्स पे। तो मतलब ही वॉन्ट्स टू गो लाइक द एब्सोल्यूट वे। लेकिन फिर आती है पैरामाउंट वाले जो और ज्यादा पैसा फेंकने को तैयार हैं, और ये सुनने के बाद वार्नर ब्रदर्स के जो शेयर होल्डर्स है ना उनकी टांगे कांपने लगी हैं। दे आर लाइक कि यार पैसा तो अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या नहीं मतलब हाँ। तो अगर ये होना है तो हमें एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, बिकॉज पैरामाउंट ने ये चीज प्रॉमिस करी है कि अगर इनकी डील होती है तो 2026 तक वो इस पूरी चीज को कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो जो शेयर होल्डर्स है उनको 650 मिलियन दिए जाएंगे। सो आई गेस टाइम के साथ पता चल ही जाएगा कि हॉगवर्ट्स में वेकना देखने को मिलेगा या निंजा टर्टल्स। सोनी वाले मानने को तैयार नहीं है, ना होंगे कैसे, हम लोग एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते। खैर हुआ कुछ ऐसा कि डस्टिन डैनियल क्रेटिन जो अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डायरेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले सोनी वालों का प्लान था कि जो हमारे रूबेन फ्लेशर डायरेक्टर है ना, जिन्होंने वेनम पिक्चर में मास्टरपीस क्राफ्ट करी है, उनको दे दी जाए। और उसका रीजन पता है क्या है? ताकि सोनी को और ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल मिल पाए। और उसके ऊपर से उन्होंने मार्वल को प्रॉमिस किया कि वो 3 स्पाइडरमैन की पिक्चर 5 सालों में निकाल के पटक देंगे। वो तो भला हो केविन फाइगी का, जिन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, एंड ही ब्रॉट ऑन डस्टिन टू डायरेक्ट स्पाइडरमैन। तो सोनी ने कहा कि ठीक है, तुम अगर इसको ये नहीं दे रहे हो तो हम कुछ और करवा लेते हैं। तो अब वेनम की एनिमेटेड मूवी बन रही है जिसमें टॉम हार्डी वापस रिटर्न करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको जो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस वाले थे ना वो डायरेक्ट करेंगे, और इस पे काम शुरू भी हो चुका है भाई। पूरी टीवी MAR रेटेड बनाई जाएगी। क्यों? खैर मैं पूछ भी क्यों रहा हूं, इसका जवाब भी इनके नाम में ही है। इविल डेड का अगला पार्ट बर्न रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन उसके अगले पार्ट पे काम शुरू कर दिया गया है, इविल डेड रैथ, जिसका इन प्रोडक्शन ना हुआ है वो पिक्चर। भाई ये अगली फास्ट एंड द फ्यूरियस तैयार हो रही है, बस इसमें तुमको विन डीजल नहीं वेन डीजल देखने को मिलेगा। बर्न डीजल वेन, सुनील पाल जोक हो गया बट ठीक है। फिर केविन फाइगी जो है उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर उधर बांट दी हैं और सिर्फ एवेंजर्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं राइट नाउ। उनका पूरा ध्यान जो है डूम्सडे के ऊपर है, उसके बाद सीक्रेट वॉर्स और उसका पार्ट 2 होपफुली अगर होता है तो। और इस चीज के लिए उन्होंने एवी पास्कल को स्पाइडरमैन सौंप दिया है कि भाई तुम देखो, बिकॉज ही ट्रस्ट्स हर कंप्लीटली। और टीवी डिवीजन तो ऑलरेडी विंडरबॉम भाई को दे ही दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब विल सी हाउ इट गोज। रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है भाई साहब की। एंड उसी चीज का पार्ट अगली खबर हो भी सकती है। RDJ जो है मार्वल वाले उनको छोड़ने देना नहीं चाहते। I mean, जो ह्यू जैकमैन के साथ वो 90 साल वोल्वरीन वाली स्ट्रैटेजी है ना, शायद उसी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स अपेरेंटली RDJ के डॉक्टर डूम पोर्ट्रेल से काफी खुश हैं। और कौन कहता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, ये देखो। बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है ना तो RDJ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, इससे पहले कि इलॉन मस्क अपना नाम टेस्ला पे गुदवा सके। फिर सुपरगर्ल में सुपरमैन का कैमियो हो सकता है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाई वुड दे वांट टू मिस आउट ऑन इट? तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो ये कि वो जो सिबलिंग वाला आपस में बैंटर है उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने सुपरमैन में देखी थी, या दूसरी पॉसिबिलिटी है सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो जो आने वाली मूवी है उसका एक हल्का फुल्का टीजर दिखाया जा सकता है। आई मीन आई विल टेक बोथ। मैं होता तो दोनों में दिखा दो भाई। लोकी प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन का ही कहना पड़ रहा है कि मार्वल डूम्सडे का सेट इतना ग्लोरियस था ना कि मतलब उनको समझ में ही नहीं आया। एक पिक्चर इधर शूट हो रही है, दूसरी पिक्चर उधर शूट हो रही है, एक पिक्चर के ही सीन है, दूसरी पिक्चर किसी को खबर ही नहीं है कि वो डूम्सडे फिल्म कर रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स। यही तो मजा है मार्वल का। डैनियल रेडक्लिफ का कहना है कि जो बच्चे हैरी पॉटर के शो में उनके रोल्स प्ले कर रहे हैं उनको प्लीज प्रेशराइज ना किया जाए, उनको अपना काम करने दिया जाए और हम लोगों से कंपैरिजन ना करें। आपसे तो कंपैरिजन वैसे भी नहीं होगा, स्पेशली स्नेप की कास्टिंग के बाद तो कोई भी कंपेयर नहीं करने वाला। हल्क स्पाइडरमैन में मर सकता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रूमर्स फ्लोट हो रही है इंटरनेट पे, और इसका रीजन है मार्क रफेलो, जो उनके थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होते हैं। उस चीज को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि यार मार्वल आर नाउ फेड अप एंड दे वांट हल्क टू डाई, जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ही किया जा सकता है। आई गेस तुम लोग को एवेंजर्स 1 फिर से देखनी चाहिए। देयर वाज अ पार्ट जहां ब्रूस ने खुद कहा था कि उसने अपनी खोपड़ी पे बंदूक लगा के चलाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में तो डॉक्टर डूम को मायावी तलवार लेके आनी पड़ेगी, जो वो लेके आ भी रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के पास एक तलवार और एक शील्ड होगी जो कि लैटवेरियन मैजिक से पावर्ड होगी। मतलब उसकी शील्ड जो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक, कुछ कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह, मे बी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। अगर इनको एनिमे रास्ते पे जाना है तो उसका मतलब यही है कि प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा पावरफुल एंटागनिस्ट होगा। तो उसकी शील्ड और उसकी स्वॉर्ड अगर सच में होने वाली है तो इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि तलवार तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पाव की तरह काट दे।
पाव मतलब वो बड़ा पाव वाला। कई रूमर्स ने गन वगैरह भी मेंशन करी है, कॉमिक बुक्स में भी डॉक्टर डूम गन कैरी करता है अपने साथ में, लेकिन उसका यूज हमेशा नहीं करता। वील सी इफ दैट हैपेंस और नॉट, लेकिन हाँ आई कैन टोटली सी अ शील्ड एंड सोर्ड हैपनिंग। मैं देखना भी चाहूंगा, मतलब इमेजिन डॉक्टर डूम फाइटिंग विद अ मैजिकल सोर्ड एंड अ शील्ड। वाह भाई कर दो। एक चीज और भी करनी है, तुमको करनी है, तुम्हारी, हाँ तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखों। लाइक, सब्सक्राइब,